मैं विगत दिनों से उनका चेहरा नहीं देख रहा हूं। और बात करेंगे तो विपक्ष को सदन में मोदी जी की बात कर रहे ये हैं, कर दूंगा, वो कर दूंगा। हाँ, मतलब बिल्कुल धमकी। 3 दशक के बाद 3 दशक के बाद एक्सेप्ट किया ना मंत्री ने कि गोली जो चलती है, हाँ, वो मजिस्ट्रेट के आदेश पे, और वहां की परिस्थितियां क्या है, मौके पे क्या लाठीचार्ज से कंट्रोल होगा, आंसू गैस के गोले से होगा, या कोई और व्यवस्था करनी पड़ेगी, अथवा गोलीबारी करनी पड़ेगी। इस देश में कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, जिनको मूल निवासी कहते हैं, तो सभी आक्रांता ही थे। किसी ने होशियारी से आक्रांतागिरी की, किसी ने तलवार से करी, और किसी ने और किसी तरीके से करी। वो तो जब आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें सब लिखा है। आर्यों को आक्रांता करें आप। 24 में बेटा हारा था, 27 में पिता हारेगा, ये मेरा दावा है। ये लोग कल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। विधानसभा नहीं जाएंगे, येलो डर्टी फेलो हो जाएंगे। तो 27 में कैसे जीतेंगे? क्या है, बहुत बीजेपी के पास पावर है, पैसा है, मीडिया है, चुनाव आयोग है, और मशीनरी है, जी शासन प्रशासन है। कहते हैं ना कि मेरे पास दौलत है, ये है, वो है। आपके पास क्या है? पीडीए है। पहले आरएसएस भीख मांग के खाना खाता था, माफ करना, मतलब भीख मांगना, दान दक्षिणा, जाते थे किसी के यहाँ, रुकते थे, वहां खाना खाते थे। अब आरएसएस के लोग वो नहीं करते हैं। आरएसएस के लोग, हो सकता है आप 7 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में न जा पाते हो, उनके कार्यालय 7 स्टार होटल की तरह बने हैं। 370 हट गई तो क्या हो गया? कोई और लूटता था कश्मीर को, अब संघी लूट रहे हैं। मान लीजिए अखिलेश यादव की जगह अखिलेश मिश्रा या अखिलेश तिवारी होते या अखिलेश सिंह होते, और जितना काम उन्होंने किया है, भारत में कोई नेता दूसरा न रह जाता इनकी टक्कर का। लेकिन डिस्क्रेडिट क्यों है, बदनाम क्यों है? यादव है, पिछड़ी जाति से। आप इन दोनों देश की संसद में गतिरोध अपने चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। मनोज भाई, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। ये बताइए, कल और परसों जिस तरह के बयान आए हैं बीजेपी के मंत्रियों की, लोकसभा में सवाल उठाया विपक्ष ने कि छात्र आंदोलन के दौरान युवाओं पर गोली चली है, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं गोली चलाने का आदेश मंत्री नहीं देता है, गृह मंत्री का उसमें क्या लेना देना, वो तो जो मजिस्ट्रेट मौके पे होता है वो अपना स्वतः संज्ञान लेके अपनी कार्रवाई करता है। तो वहां तो छात्रों पे गोली मजिस्ट्रेट ने चलवाई, जो भी युवाओं के आंदोलन हुए जहाँ भी हुए। तो बीजेपी वाले फिर ये अयोध्या में जो हिंसक भीड़ थी उस पर गोली चलवाने का ठीकरा नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री पर क्यों फोड़ते हैं? देखिए, अभी तक जो बातें हुई हैं, चुनावी रैलियों में हुई हैं, भाषणबाजी में हुई है। बीजेपी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बैठी है, उसके एक मंत्री ने जिम्मेदारी से सदन के पटल पे ये बात कही है, जिससे ना बीजेपी भाग सकती है, ना देश का कोई मीडिया भाग पाएगा। और ये बात कही है कि गोली जो चलती है मजिस्ट्रेट के आदेश पे चलती है। मैं तो ये देखता हूं कि बीजेपी वाले कितने डरपोक हैं, कितने डरपोक हैं। वो कोई पैलेट गन चलाई है और उस गन से छर्रे निकले हैं, जो कश्मीर में चलती थी, जो कश्मीर में चलती थी, और उसमें कुछ आंख पे चोट लगी है, कुछ बच्चों के पेट में और शोल्डर पे चोट लगी है। राहुल गांधी ने पेश भी किया था उस लड़के को, उस लड़के के साथ पीसी भी की थी और सारी बातें कही थी। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं सदन में, बाहर, इतनी बड़ी कि मैं, मुझसे बड़ा राष्ट्रवादी नहीं, मुझसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं। और एक छोटे से आंदोलन में गोली चल गई तो बिल में छुप गए। कौन छुप गया ये नाम मत पूछेगा, क्योंकि मैं विगत दिनों से उनका चेहरा नहीं देख रहा हूं। और बात करेंगे तो विपक्ष को सदन में मोदी जी की बात कर रहे हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हाँ, मतलब बिल्कुल धमकी, यानी कि इनका दिल इतना सा है। अब आते हैं बात संवैधानिक और गैर संवैधानिक। मुझे याद है भली भांति, शायद विगत 1 दशक में से ज्यादा के समय में नेताजी को हत्यारा कह के बीजेपी परिभाषित करती थी। पता नहीं क्या 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 कुछ कहने में बाकी रखा, कुछ नहीं रखा। मौलाना मुलायम तक एक दिन मैंने नेशनल टीवी पे सिर्फ एंकर से इतना कह दिया, उन्होंने, बीजेपी ने कहा हत्यारे हैं, तो मैंने कहा किस थाने में FIR लिखी है? 302 की डबल इंजन सरकार है, FIR कराओ। किस थाने में लिखी है FIR जिस बिहाफ पे आप कह रहे हो? और बिना FIR के, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के गुजरे हुए, बिना सजा पाए हुए किसी को हत्यारा कहोगे तो मैं तुम पे मानहानि का केस ठोक दूंगा। मेरे सामने फिर वो नहीं कहते, उन्हें मालूम है कि अगर कहेंगे तो अभी मनोज यादव इस तरह जवाब मांगेंगे। उस नरेटिव को
3 दशक तक बीजेपी ने जिया है और बहुत बेहतर तरीके से जिया, और उस नैरेटिव की वजह से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, देश के तमाम सारे राज्यों में बनाई, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें भी लगभग 6 बार सरकार बना ली। क्योंकि उस समय के सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा खुद कह चुके हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने हम लोगों को कोई आदेश नहीं दिया था गोली चलाने का, एक्सेप्ट किया। अयोध्या की धरती से, कहा प्रभु श्री राम की मंदिर प्रांगण से, मंदिर प्रांगण से। लेकिन ये भाजपाई इतने छोटे दिल के, क्या कम ज़र्फ शब्द इस्तेमाल करो इनके लिए, या कुछ और हिंदी का टिपिकल वर्ड इस्तेमाल करो, किस तरह के लोग एफआईआर कर देंगे, अभी तो जेल भेजे थे आपको सब। मैं कह रहा हूँ डरपोक क्यों है ये, एक्सेप्ट करना चाहिए ना। मंदिर प्रांगण से चोरी की वो भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा हो, मंदिर प्रांगण में नृपेंद्र मिश्रा ने एक्सेप्ट किया, मैंने गोली चलाई, वो भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा हो, और ये कहने में इनके पता नहीं कौन सी ताकत आ जाती है कि समाजवादी पार्टी ने गोलियां चलाई और सरयू नदी लाल हो गई। अच्छा, ये ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और बोलते हैं भाजपा, ऑन द रिकॉर्ड कुछ और बोलते हैं। अब जैसे ये कॉकरोच प्रोटेस्ट था, सरकार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि इसमें फॉरेन फंडिंग का कोई रोल है, लेकिन भाजपाई जब कहते टीवी पर होता है, कहीं मीडिया में होता है, तो कहते हैं इसमें विदेशी हाथ है, विदेशी पैसा है और देश विरोधी ताकतें हैं। यूपीए की सरकार 2 बार रही लगातार, 4 से 14 तक, 4 से 14 तक, यानी 1 दशक तक कभी भी टेरर फंडिंग, विदेशी फंडिंग का जिक्र नहीं हुआ। घटनाएं तब भी घटित हुई, अन्ना का आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, रामदेव का आंदोलन, लेकिन ये फिर मैं कह रहा हूं, ये इतने कमजोर हैं, इतने जांचलेस हैं कि इनके मुंह से तुरंत, जैसे कहते नहीं है किसी को अगर कुछ हो जाए तो तुरंत उल्टी आने लगती है, ठीक वैसे इनके मुंह से उल्टी आने लगती है कि विदेशी फंडिंग है, विदेशी फंडिंग है, विदेशी फंडिंग है। अफवाह जीवी है क्या? निश्चित तौर पे, बिल्कुल सही कहा। ये पूरे देश को, प्रदेश को गलत ढर्रे पे ले जाते हैं। मैं तो एक शब्द कहता हूं, बार बार कहता हूं, अपने हर वर्डिक्ट में ये बात कहता हूं कि बीजेपी ने इस देश को कुछ दिया हो चाहे ना दिया हो, लेकिन लोगों को इनकरेक्ट किया। कैसे? गलत अफवाहें फैलाकर सिखा दिया। पढ़ा लिखा आदमी भी जानते हैं, एक बार अफवाह स्प्रेड कर दो, हाँ, और वो फैल जाए, और फिर क्या कहते हैं, और वो अपना काम कर दे कि सफाई बाद में आती रहे। मतलब पढ़े लिखे आदमी को जाहिल बनाया, मैं इस तरह कह सकता हूँ। पढ़ा लिखा जो आदमी है, एक झूठ इतनी बार बोला जाए, हाँ, कि वो लोगों बन जाए, और एक कि जो ये झूठ आप बोल दो, जब तक उसकी सफाई आएगी तब तक वो झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के लौट आएगा। 3 दशक के बाद, 3 दशक के बाद एक्सेप्ट किया ना मंत्री ने कि गोली जो चलती है, कोई रोल नहीं था उसमें। हाँ, वो मजिस्ट्रेट के आदेश पे, और वहां की परिस्थितियां क्या हैं, मौके पे क्या लाठी चार्ज से कंट्रोल होगा, आंसू गैस के गोले से होगा, या कोई और व्यवस्था करनी पड़ेगी, अथवा गोलीबारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल भाई, वो जो मौके पे घटना घटती है उसका पूरा कंट्रोल, डिसीजन लेने की सारी पावर मजिस्ट्रेट के हाथ में होती है, क्योंकि वही उस वक्त मौके का सबसे जिम्मेदार अधिकारी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नेताजी को इन्होंने 90 से लेके आज तक 36 ईयर तक बदनामी करते रहे, सिर्फ बदनाम किया, सिर्फ बदनाम किया। क्या लगता है अभी जो कल ये लोगों ने मजिस्ट्रेट वाली बात कही लोकसभा में, अब ये नेताजी को फिर भविष्य में इस तरह से बदनाम कर पाएंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, अब तो बीजेपी एक्सपोज हो रही है, हर दिन एक्सपोज हो रही है। देखिए, कहते नहीं है कि वो एक अपने हिंदू कैलेंडर में होता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को अंधेरा पाक कहते हैं और शुक्ल पक्ष को उजाला पाक कहते हैं। तो अब बीजेपी का अंधेरा पाक की शुरुआत शुरू हो गई। अब बीजेपी में सदैव, आप लगातार उठा के देख लीजिए, बीजेपी भले पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत गई, लेकिन बीजेपी लगातार बैकफुट पे जा रही है, और इसलिए जा रही है क्योंकि बीजेपी की कोई बात जनता विश्वास करने को आज की डेट में तैयार नहीं है। कोई भी बात एक्सेप्ट करने को जनता नहीं तैयार। वही पढ़े लिखे लोग थे जो बीजेपी को और मोदी का जय जयकार करते थे। आज की डेट में अब पढ़े लिखे लोगों से पूछो तो मोदी को पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि योगी जी की बनारस में रैली है, वो यहाँ कुछ है ही नहीं कोई पुलिस वालों के अलावा। निश्चित तौर पे वो तो बहुत मैंने देखा कि बनारस में ये हाल है। आगे मुश्किल से 4, 5, 6, 7, 8 लाइनें होंगी, जो आगे का पॉकेट नहीं बनता है डी के बाद वाला, उसी में जो लोग बैठे थे, बाकी डी छोड़ो, ए छोड़ दो, बी, सी, डी, ई जितना भी था पीछे सब पूरी खाली कुर्सियां। अच्छा, बेशर्मी से बयान भी दे आते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। तो मैं कहूंगा, आज गाजीपुर में बोला है, क्या बोले, जो भी उल्टा सीधा रोज बोलते हैं हिंदू मुसलमान को लेके। जैसे अभी भदोही में बोल के आए ना कि वो
संत रविदास के नाम से जिला जाना जाएगा। ठीक चिंतन आज गाजी मसूर गांधी जो वो है गाजी जो मेला लगता था वो मैंने बहराइच वाला वो मैंने बंद करा दिया। ऐसा लगता है कि कोई तोप दाग दिया है, मतलब मेला बंद करा के। मेला क्या है, किसी के नाम से भी मेला लगता हो, क्या है, लोगों के रोजगार का एक साधन है 100% और कुछ नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जो आक्रांता था जिसके नाम पर ये मेला लगता था, इस देश में कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए जिनको मूल निवासी कहते हैं, तो सब ये आक्रांता ही थे। किसी ने होशियारी से आक्रांतागिरी की, किसी ने तलवार से करी हो, किसी ने और किसी तरीके से करी। वो तो जब आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें सब लिखा है। आर्यों को आक्रांता करें आप, हम सबके बारे में कह रहे। किसी ने प्यार से कब्जा कर लिया, किसी ने तलवार के बल पे कब्जा कर लिया, कोई आया और लूट के चला गया, कोई आया और न लूटा, यहीं पे रह गया। यही है, सिंपल सी बात है। इसमें मुगल को भी आक्रांता लुटेरे बोलते हैं। वो तो रिश्तेदारी में आते हैं उनके, इस तरह की बात कहना गलत है। जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं। अब जिस इतिहास के पन्ने पलटे मुगल तो कहीं गए नहीं, यहीं होके रह गए। मुगल तो यहीं खत्म हो गए, यहीं मिट गए, यहीं मिट गए। लेकिन रिश्तेदारी यहाँ थी लोगों के साथ, कई राजाओं के साथ रिश्तेदारियां थी, रोटी बेटी का संबंध था। ये बात मैं किसी व्यंग्यात्मक रूप से नहीं कह रहा हूँ, ये तो तथ्य है, तथ्य है। इतिहास के पन्नों में लिखा है। जब इतिहास के पन्नों में बात लिखी तो मैं झूठ क्यों बोलूं? ठीक बात है। और मेरी विचारधारा ने, मेरे नेता ने, श्रद्धेय नेताजी ने ये बात कही, कभी झूठ मत बोलो और कभी अन्याय को तो ये जब मत देखो हैं, तो इसके लोग गुस्सा क्यों हो जाते हैं कि ये स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि हाँ भाई रोटी बेटी का संबंध था? दरअसल में पर्दे के पीछे बड़ा घिनौना है ना सब मामला, इसीलिए वो आज राजनीति कुछ और हो रही है। भाईचारे, बंधुत्व, समानता, इसकी बात तो हो नहीं रही है। एक धर्म की बात हो रही है, दूसरे के धर्म को गलत कहा जाता है। एक रंगी है। तो ऐसे लोग हैं कि अब एक्सेप्ट कैसे करें जिस पैटर्न पे राजनीति बीजेपी कर रही है। अगर वो घिनौनी चीजें से पर्दा हटा देगी तो वो खुद एक्सपोज हो जाएगी। लेकिन आजकल बीजेपी एक्सपोज हो रही है खुद। अच्छा, ये जो भी कॉकरोच का आंदोलन हुआ, इसमें सरकार ने इस्तीफा तो ले लिया, लेकिन अब बीजेपी और तमाम मीडिया ये इसको नैरेटिव बना रही है कि मोदी जी बहुत रहम दिल हैं और उनका कलेजा भर आया छात्रों को उनकी डिमांड को देख के, इसलिए उन्होंने प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया। क्या मोदी जी ने रहमदिली की वजह से लिया और लोकतंत्र के प्रति उनकी जो आस्था है इस वजह से इस्तीफा लिया धर्मेंद्र प्रधान का? अनिल जी, एक चीज इस देश में बहुत चली और लगभग 5-6 साल चली, और ये नैरेटिव इतना गंदा था कि वो सुन के मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। ये नैरेटिव चलाया गया कि जो बाल बच्चेदार आदमी नहीं है वो बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त होता है, बहुत बड़ा ईमानदार होता है। जैसे अपने यहाँ गांव में नहीं, वो ब्लॉक में ले जाया जाता और एक जानवर पे मोहर लगाई जाती है ना, और फिर उसको छोड़ दिया जाता है पुण्य कार्य के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक वैसे ही आरएसएस ऐसे नेताओं को जिन पे बीवी बच्चे नहीं हैं उनको ला के मोहर लगा के छोड़ देते हैं। बीवी बच्चे तो गब्बर सिंह भी तो नहीं थे। नहीं, आप कह सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पे ये भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मोहर लगा दी कि जिस पे कोई नहीं है वो बहुत ईमानदार आदमी, उसी ने पूरा देश बेच दिया। जो नेहरू जी ने बनाया वो बेच दिया। परिवार है वो देशभक्त नहीं है। ये बीजेपी वालों से आपको पूछना चाहिए, जब कभी मिल जाए तो मेरी तरफ से ये सवाल जरूर पूछना कि जो परिवार वाले लोग हैं वो ईमानदार है कि नहीं है। इस देश में तो 99.9% लोगों के फैमिलीज हैं। हाँ, तो मतलब वो सब गद्दार है। तो ये आरएसएस और बीजेपी कहती है कि जो परिवार वाले लोग हैं वो ईमानदार नहीं है। जो बिना परिवार वाले, जैसे मैं कहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी के पास परिवार नहीं था। बोलते भाई परिवार वालों से वोट क्यों मांगते हो, उनके वोट भी मत लो फिर। बिल्कुल सही हमारे नेता कहते हैं, भाई गलत लोगों के वोट क्यों ले रहे हो? इस देश की परिवार सकारात्मक इकाई है, पूरी दुनिया में एकल परिवार के हिसाब से चलती है पूरी दुनिया। किसी भी कंट्री को उठा के आप देख लो, मुस्लिम खाड़ी देशों को अगर छोड़ दो तो भारत ऐसा एक देश इकलौता है पूरी दुनिया में जहाँ पे फैमिलीज एक साथ रहती हैं। ये भी तो अपने परिवार को संघ परिवार ही बोलते हैं, फिर उसको परिवार क्यों बोलते हैं? फिर वो वाला दूसरा टाइप का परिवार है, वहाँ पे महिलाओं का बच्चों का कोई प्रवेश निषेध है। हाँ, प्रवेश निषेध है, वो दूसरा है। उस पर अगर बात की जाएगी तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ। आपने आपके फेवरेट क्या कहते हैं, आपकी पार्टी के पुराने पार्टनर हैं ओमप्रकाश राजभर जी का एक वीडियो देखा होगा जिसमें डिंपल यादव जी भी पे कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। डिंपल यादव जी ने जिस तरह से जंतर मंतर पर आंदोलन में जिस तरह से वो सक्रिय रही, तो उनके हाथ में एक आपने देखा होगा बंधा हुआ था कुछ, जी, कुछ बैंडेज टाइप का, उन्हें पट्टी कुछ बांध रखी थी। तो उस पर येलो अंकल ने टिप्पणी करी है कि वो नाटक था
क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने बांध रखा था और फिर अगले दिन हटा लिया, और तो मतलब बहुत खराब लैंग्वेज में बोला, उस लैंग्वेज को हम बोल भी नहीं सकते हैं। तो मतलब सपा से उनका गठबंधन रहा तो इतनी भी मर्यादा अब नहीं रही उनके अंदर की, महिलाओं पे भी टिप्पणी करने लगे आप। देखिए एक बात मैं उनके बारे में एक तो बोलना नहीं चाहता हूँ मैं कुछ, मैं क्या मेरी पूरी पार्टी में वो चाहते हैं कि बोले, लेकिन इस वक्त जुलाई का महीना अंतिम समय पे है। अभी आप कहेंगे, मैं नहीं कह रहा, अपने मुंह से मैं नहीं कह रहा, लेकिन बारिश जब आती है तो आवाज बहुत होती है। सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, राजभर कम्युनिटी के लिए वो लड़ाई लड़े। अगर वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो 2024 में स्वयं केशव प्रसाद मौर्य जी का पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है कि जिसमें मौर्य जी, डिप्टी सीएम मौर्य जी कह रहे हैं कि वो राजभरों के नेता नहीं, अपने लड़कों के नेता हैं। नहीं वो कह सकते हैं, वो कह सकते, वो तो एक नेता ने, डीसीएम जो था, एक दूसरा वाला डीसीएम जो है यूपी का, उसने कहा है तो टेम्पू चलाते थे। बताओ राजभर जी मंच पे टेम्पू चलाते थे ना, टेम्पू चलाते, ये अपमान करना हुआ। और अच्छा उनको अपमान नहीं फील हो रहा है। यहाँ हमारे नेता वो टीवी कार्यक्रम में संपादकों के साथ बैठे थे, संपादक ने कहा तो आप बेशरम है, तो बोले हाँ मैं बेशरम हूँ। हाँ बेशरम हूँ। और बेटे को गए योगी आदित्यनाथ के चरणों में बैठा दिया, और फिर भी नहीं जनता जिताई उनको, फिर भी जनता नहीं जिताई, माफी भी तो मांगे थे खुशी में, उसके बावजूद भी नहीं जीत पाए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि राजभर कम्युनिटी जो है उसका एक बहुत शानदार इतिहास है। मेरी नॉलेज में गोंडा में एक जगह मनकापुर है, ये राजा माणिक चंद राजभर की पूरी राज्य हुआ करता था उनका, उन्हीं नाम से मनकापुर, उन्हीं के नाम से। उनके कोई सेनापति थे, उन सेनापति ने उनके राज्य पे कब्जा कर लिया। अब वो नए तरीके से राज्य चलने लगा और राजभरों का वहां से काम खत्म हो गया। तो अब ये लड़ाई उनको लड़नी चाहिए, लेकिन अब वो लड़ते ही नहीं। उनको ये लगता है कि जो राजा माणिक चंद की विरासत को हड़पे थे, नहीं वो अखिलेश जी को चिट्ठी लिख रहे हैं मित्र। अभी मैंने एक खबर पढ़ी कि पश्चिम वाले जो साहब हैं वो लगभग 36 सीटें मांग रहे हैं, उन्होंने नंबर लगभग दे दिया है, जयंत चौधरी जी 36 मांग रहे हैं। तो अब इधर वाले भी 36 मांगेंगे, फिर उधर वो तालाब वाले जो हैं वो भी 36 मांगेंगे, हाँ। तो ये सब मिला के एक प्रेशर पॉलिटिक्स, 36 का ही अगला क्यों सब 36 क्यों मांग रहे हैं? वो हो सकता होता हो कुछ नौ का कमाल होगा, इसीलिए 36 मांगेंगे तो फिर काम हो जाएगा। तो इस वक्त सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए, भाजपा को खुश करने, पैसा कमा लेंगे 5 करोड़ के हिसाब से, आप जोड़ लो 150 प्लस 180 करोड़ रुपए कमा लेंगे अगर 36 सीटें मिल गई तो। लेकिन आप 5 करोड़ कम बताओ, ये 2022 का रेट था। अच्छा अब ज्यादा हो गया? अब ज्यादा होगा, हाईएस्ट 8 करोड़ में गया था जौनपुर वाला, आपको तो याद होगा। वो एवरेज भी निकाल ले 5-6 करोड़ रुपया एवरेज, अब ज्यादा, अब एवरेज लगभग 8 से 10 करोड़ के बीच का होना चाहिए। बड़ा माल होगा, कहते हैं वही पैसा, ये पैसा होगा फिर तो पैसे के लिए तो राजनीति कर रहे हैं ना। फिर शर्म ना आती दरोगा की भर्ती निकली, सिर्फ एक राजभर हुआ, और कोई अगर शानदार नेता होता तो मुख्यमंत्री जी के सर पे जाके तांडव करता कि एक राजभर, वो भी लड़की कैसे हुई। तो देखिए ये तो पता ही है, वो फैमिली पॉलिटिक्स है, चैरिटी बिगिंस एट होम। लेकिन मैं आपको एक ब्रेकिंग दे रहा हूँ और आप ये टैगलाइन दे दीजिएगा, थंबनेल दे दीजिएगा। 24 में बेटा हारा था, 27 में पिता हारेगा, ये मेरा दावा है। ये लोग कल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। विधानसभा नहीं जाएंगे, येलो डर्टी फेलो हो जाएंगे, बात खत्म। विधानसभा नहीं जाएंगे वो, चाहे जहां से उत्तर प्रदेश के पूरब से कहीं भी चुनाव लड़ कह रहे हैं डंके की चोट पे वहां जा रहे हैं, संग्राम यादव वाले अतरौलिया में। अच्छा वहां से लड़ेंगे? तो गाजीपुर खत्म, गाजीपुर से किसको लड़ाएंगे? जौहराबाद से किसी लड़ाएंगे, बीटेक लड़ाएंगे। इसका मतलब उन्हें अतरौलिया मेहनत कर रहे हैं पिता पुत्र सब। नहीं, वो तो छोटा बेटा नाराज ज्यादा है, उसको नहीं लड़ा रहे हैं। छोटा बेटा नाराज ज्यादा है, वो कह रहा है कि एक को बार बार आप लड़ा रहे हैं। 22 में भी लड़ाया, पहले उनका दल रहा होगा तब भी लड़ा होगा, 22 में लड़ाया, फिर 24 में लड़ाया, फिर शायद उप वाला भी लड़ाया था कोई, ठीक, उपचुनाव भी शायद लड़ाया था क्या? नहीं, उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को लड़ाए थे लोग। अच्छा, दारा सिंह चौहान जी को लड़ाए थे, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रचार कर रहे थे। हाँ, वो लड़ाए थे उसमें, तो वो भी हारे। तो इतने चुनाव हार चुके हैं, अब की बारी पिता की है। फ्रस्ट्रेट हो गए। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं हम, आप कह सकते हैं। देखे ना वीडियो फ्रस्ट्रेट वाला। फ्रस्ट्रेट वाला, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। फ्रस्ट्रेट है, आप फ्रस्ट्रेट हैं। और मुझे ये लग रहा है कि ये अंतिम उनकी लड़ाई है। अब वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी चमकेंगे नहीं।
अच्छा, क्या लग रहा है अभी 27 का समीकरण अगर हम बात करें तो बहुत दूर नहीं है, चुनाव बिल्कुल नज़दीक ही है, और बीजेपी के पास तो वही ओके टेस्टेड फार्मूला उनका हिंदू मुसलमान है, और उस पर वो काम भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी अपने, इस तरह के उनके भाषणों में दिख रहा है। जैसे आपने बताया कि गाजी वो बहराइच के मेला की बात जिक्र कर रहे हैं कि सलार मसूद का मेला हमने बंद करवा दिया। तो आप लोगों के पास क्या है फार्मूला? हालांकि पीडीए के फार्मूले से अपने लोकसभा चुनाव जीता है, तो जाहिर बात है कि बीजेपी भी खामोश तो बैठेगी नहीं, वो भी पीडीए के फार्मूले का काट तोड़ तो निकाल ही रही होगी ना। पीडीए का फार्मूले का काट अगर बीजेपी निकालेगी तो बीडीए पूरी तरीके धाम हो जाएगी। पूछूं मैं एक सवाल आपसे? हाँ बताइए। कितने समण विधायक हैं आदित्यनाथ जी की? बहुत हैं, 100 के आसपास तो होंगे ही। ज्यादा, 136 के करीब है। 136। तो पीडीए को अगर स्पेस दोगे तो ये 136 तो जीते हैं, लड़े ज्यादा होंगे ना। हाँ जाहिर बात है, पौने 200 लड़े या 200 लड़े होंगे, पौने 200 और 200 के बीच में लड़े होंगे, तब 136 जीते हैं। वो भी आंकड़ा आ जाएगा। तो इनको हटाएंगे तो पीडीए का समावेश होगा। तो जो हटाएंगे जिनको, एक को दोगे दूसरा नाराज हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? उसने तो पूरी जिंदगी बीजेपी के लिए अपनी खपा दी है, और वैसे भी समावेश कर दिया है, बाहरी का ज्यादा कर दिया है बीजेपी ने। और जैसे डिप्टी सीएम का उदाहरण देता हूँ, डिप्टी सीएम कहाँ से चले थे और भाजपा में आ गए, बीएसपी से आए। उससे पहले भी कहीं थे, बीएसपी से पहले कहाँ थे? हमारे ख्याल से शायद कांग्रेस में थे शायद। तो ये पुराने कितने, मतलब कहते हैं घाट घाट का पानी पीने वालों को बीजेपी अपने यहाँ जगह दे रही है। उनके लोग क्या करेंगे? असम का उदाहरण ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। या तो 27 में कैसे जीतेंगे? क्या है, बहुत बीजेपी के पास पावर है, पैसा है, मीडिया है, चुनाव आयोग है, और मशीनरी है, शासन प्रशासन है। कहते हैं ना कि मेरे पास दौलत है, ये है वो है, आपके पास क्या है? पीडीए है। आपके पास माँ है? माँ, वही पीडीए हमारी माँ है। जैसे पूछता ना अमिताभ बच्चन, हाँ, शशि कपूर से दीवार फिल्म में तुम्हारे पास क्या है? क्या है? तो कहती माँ है, तो हमारे पास पीडीए है। पीडीए कौन है? पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, महिलाएं हैं, पीड़ित है, दुखी और अपमानित। जिस पे हुआ वो समाजवादी पार्टी के साथ है। नहीं, वो तो कहते हैं कि आपने पीडीए फार्मूले से लोकसभा जीत लिया, लेकिन आपने झूठ बोल के जीत लिया कि संविधान बदल जाएगा, लोगों को बरगला लिया, इसलिए जीत लिया। 400 पार का नारा हमने तो दिया नहीं था, समाजवादी पार्टी ने दिया था। क्या झूठ फैलाया आप लोगों ने कि संविधान बदल देंगे? कितनी दिशाएं हैं? 4 दिशाएं अनिल जी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। आप 2024 के चुनाव को देखिए, दक्षिण में एक नेता बोलता है कि 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए। लल्लू सिंह बोले अयोध्या वाले। उत्तर में दूसरा बोलता है, ठीक, पूर्व में दूसरा बोलता है, पश्चिम में दूसरा बोलता है। यानी कि बीजेपी आरएसएस चारों दिशाओं से चिल्लाकर कह रही थी कि हम 400 पार करके संविधान बदल देंगे। अब नहीं, परसीमन बदलने के लिए, महिला आरक्षण बिल के लिए। आरएसएस का तो पुराना क्या कहते हैं थॉट है कि संविधान को बदला जाना चाहिए। इस देश की बर्बादी का सिर्फ एक कारण है आरएसएस। आज जो आरएसएस इस देश पे छा गया है, मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। बच्चों की फीस बहुत बड़ी तादाद में बढ़ाई गई है पूरे प्रदेश में। मचा हुआ है, सरकारी स्कूलों में बढ़ा दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों, मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, बहुत खराब हो गया है। मैं प्राइवेट स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी का उदाहरण ले लेते हैं, 56 दिन से धरने पे बैठे थे उन फीस के लिए, वृद्धि के लिए। मुझे भी लगता था कि हो सकता है महंगाई बढ़ गई इसलिए फीस बढ़ाया जा रहा है। मैंने अंदर खाने जानकारी की तो इन्हीं विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों से आरएसएस का खर्च चलाया जा रहा है। आरएसएस के लोग फ्लाइट से उड़ के जा रहे हैं, 5 स्टार होटलों में रह रहे हैं। पहले आरएसएस भीख मांग के खाना खाता था, माफ करना, मतलब भीख मांगना, दान दक्षिणा, जाते थे किसी के यहाँ रुकते थे, वहां खाना खाते थे। अब आरएसएस के लोग वो नहीं करते हैं। आरएसएस के लोग, हो सकता है आप 7 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में न जा पाते हो, उनके कार्यालय 7 स्टार होटल की तरह बने हैं। और वो अब जब जाते हैं तो हवाई जहाज से उड़ के जाते हैं, और ये बेहतरीन खाना, रहना, सब कुछ। और वो विश्वविद्यालय लग्जरी लाइफ हो, विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्थान उसका पैसा पे करते हैं। ये बात मैं आपको बहुत, मतलब जिसे कहते हैं अंदर की खबर दे रहा हूं। आप किसी भी शैक्षिक संस्थान में चले जाओ, आरएसएस वालों ने कब्जा कर रखा है और सारा खर्चा उनका वहीं से निकलता है, एक का नहीं। फीस महंगी करके बच्चों का छात्र, गरीब छात्र कर रहे हैं। गरीब छात्र, इस प्रदेश का गरीब बेरोजगार छात्र आरएसएस के लोगों की अय्यासी कह सकता हूं मैं,
लग्जरी लाइफ बोल सकते हैं, लग्जरी लाइफ भी कह सकते हैं, लेकिन उसका खर्चा उठा रहा है, उसका खर्चा उठा रहा है और उसको बदले में क्या मिल रहा है? लाठी, बैलेट गन, छर्रे, आंसू गैस के गोले, लड़कियों को अपमान, उनके कपड़े फाड़ना, उनको मारना, उनके प्राइवेट पार्ट में डंडे घुसेड़ देना, यही तो मिल रहा है और फीस उनसे ली जा रही। अब ये जो आंदोलन हुआ छात्रों वाला, उसके तर्ज पर अभी लोगों ने एक नया बनाया है अगेंस्ट रिजर्वेशन हटाओ, कॉकरोच पार्टी टाइप पेज बना लिया है। बड़ा एक बार बड़ी डिमांड हो रही है कि रिजर्वेशन के खिलाफ फिर माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, मैं अगर चैलेंज करके मैं ये बात कहूंगा, आपके कैमरे पे चैलेंज करके कह रहा हूं, बीजेपी की, आरएसएस की हिम्मत हो, विश्व हिंदू परिषद की हिम्मत हो तो आरक्षण के खिलाफ कुछ करके देखें। नहीं, करते नहीं, इनकी तो स्ट्रेटेजी है। हम कह रहे हैं अपने समर्थकों से कुछ खुद कुछ बोलेंगे कि आरक्षण कोई नहीं हटा सकता है, हम आरक्षण के साथ हैं, लेकिन अपने समर्थकों से ये माहौल बनवाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी डाइवर्जन की राजनीति पसंद नहीं करती, लेकिन अगर ये करना चाहते हैं तो ये किसी के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से कराना चाहते हैं, करें, ट्राई कर लें, कर लें, हिम्मत हो। मैं कोई गांव वाला डायलॉग नहीं बोलूंगा जो मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर में बोला जाता, वो बोल के नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं हिम्मत हो तो आरक्षण पे आ जाओ। अरे ऐसे तो आप लोग बोलते थे कि धारा 370 पे कर लें, 3 तलाक पे कर लें, इस पे वाले नियम पे कर लें, इस पे कर लें, मोदी जी सब करते कर चले गए सब। किस पे सफल, किस पे हुए? भी कर देंगे एक दिन। मैं कह रहा हूं सफल किस पे हुए? 370 हट गई तो क्या हो गया? कोई और लूटता था कश्मीर को, अब संघी लूट रहे हैं, बस इतना ही तो आप सुनना चाहते हैं ना। पहले कोई और लूटता था सुरक्षा के नाम पे। मोदी जी को बार बार चैलेंज करते हैं, मोदी जी ये नहीं कर सकते, मोदी जी को करके दिखाते हैं। मोदी जी नहीं कर पाएंगे कुछ, मोदी जी अपने ढलान पे हैं और ढलान पे ब्रेक फेल हो जाता है। आप भी जानते हैं, बेहतर जानते हैं, प्रैक्टिकल आदमी। मैं सुबह ही आपका वीडियो देख रहा था, फिर वो कहते नहीं शाम पहले सोमवार को वो लोग शंकर जी का व्रत रखते हैं और पहले सोमवार को आपका चल जाता है वीडियो। कांवड़ कौन होता है, हर सोमवार को, सावन के सोमवार को आपका वीडियो प्रचलित है। जैसे वो मेरा एक वीडियो है, जैसे टोटी को जिक्र करेगा वैसे वो वीडियो अपने आप प्रकट हो जाता है, तो आपका वो सावन के पहले सोमवार से प्रकट हो जाता है। तो मोदी जी जो करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करेगी। करो, आओ, दिखाओ तो आरक्षण पे कैसे विरोध करोगे। क्रिकेट पे बात कर लेते हैं कि जिस तरह से सूर्य कुमार यादव को, जो भारत का सबसे सफल T20 कप्तान है और कोई सीरीज नहीं हारा, वर्ल्ड कप जीतने के तत्काल बाद नेक्स्ट सीरीज में ही उसको हटा दिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल पे कहूंगा, सूर्य कुमार यादव ने एक वर्ल्ड कप नहीं जीता है, 2 वर्ल्ड कप जीता। पिछला भी वो लॉन्ग ऑफ पे कैच पकड़ा, करिश्माई कैच। ये बात अंडरएस्टिमेट की जा सकती है और लोग कर रहे हैं। मैं विस्तार से बात रखूं उससे पहले एक पत्रकार का जिक्र कर दे रहा हूं। एक अध्यक्ष हैं पत्रकार संघ के, अच्छा, उनका पॉडकास्ट में देख रहा था। उम्र के इस पड़ाव पे जिस तरीके से वो डिस्क्रेडिट कर रहे थे सूर्य कुमार यादव को, मुझे बहुत बुरा लगा। और शब्द यही था, वर्ल्ड कप जीतने के बाद उसने किया क्या? अच्छा, उन पत्रकार, हाँ, पॉडकास्ट में कहा और उदाहरण देके सूर्य कुमार यादव का कहा कि क्या किया, वो तो टीम ने जीत लिया, उसको तो बैठे बैठाए वर्ल्ड कप का वो मिल गया कि हाँ वर्ल्ड कप जीता है। मुझे याद पड़ता है इंग्लैंड में हार के आ गए 4-0 से, आयरलैंड जैसी लेंडी टीम से हार गए 2-0 से। वही तो मैं कह रहा हूँ, उन पत्रकार महोदय जो हैं उनसे कभी आप सवाल जरूर पूछना, मौका मिल जाएगा। कौन पत्रकार है, नाम बताइए। वो आपको मैं बता दूंगा। अच्छा। वो आप उनसे पूछ लीजिएगा। मैं किसी को प्रचलित नहीं करना चाहता कि वो उनका प्रचार हो जाए, लेकिन आप उनसे पूछना जरूर कि 200 मेरे ख्याल से 250 के आसपास रन उन्होंने बनाए थे वर्ल्ड कप में और एक बेहतर कप्तान के रूप में काम किया था, टीम को लीड किया और विजयश्री दिलाई। और मैं दूसरा, उससे पहले वाला वर्ल्ड कप जो रोहित शर्मा के उसमें जीता गया, वो भी सूर्य कुमार यादव की वजह से ही जीता। तो छक्का पड़ गया था वो तो हारने की नौबत आ गई थी, वो बिल्कुल हार गए थे। बाउंड्री के बाहर पकड़ के अंदर ले आया। वो बहुत अच्छा खिलाड़ी खेला था, मिलर नाम, डेविड मिलर, हाँ, मिलर, उसने हिट किया था और हिट किया था। अगर वो कैच ना पकड़ा जाता तो काम खत्म होता। ठीक वैसे जैसे 1983 में कपिल देव अगर विवियन रिचर्ड्स को वो कैच ना पकड़ते दौड़ के, जो उन्होंने मेरे ख्याल से 25 से 24 कदम चल के दौड़ के, वो भी बैक साइड दौड़ के पकड़ा था, ठीक वही स्थिति थी। तो ये लोग, इस देश में जो आरएसएस और बीजेपी है, वो कभी भी किसी पिछड़े दलित को किसी भी तरीके से मोटिवेशनल या इस देश का कहते नहीं है एक आइडियल बनने से सदैव रोका गया है।
अगर आप एक छोटा सा सवाल में इसमें जोड़ रहा हूं पॉलिटिकल, मान लीजिए अखिलेश यादव की जगह अखिलेश मिश्रा या अखिलेश तिवारी होते या अखिलेश सिंह होते, और जितना काम उन्होंने किया है, भारत में कोई नेता दूसरा ना रह जाता इनकी टक्कर का। लेकिन डिस्क्रेडिट क्यों है, बदनाम क्यों है? यादव है, पिछड़ी जाति से आते हैं, और पिछड़ा कोई इतना आइडियल काम कैसे कर सकता है? एक्चुअली समस्या ये ना कि हमारे देश में जो जातियों का जो स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर में जो जाति ऊपर है वो किसी अपने से नीचे जाति वाले को अपना लीडर स्वीकार ही नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही कहा, है ना। पंडित जी लोग हैं या ठाकुर साहब लोग हैं तो उनको नेता स्वर्ण ही चाहिए। हाँ, मैं एक बात कहता हूं, वर्मा, मौर्य, यादव, पटेल, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके पॉडकास्ट में, इस इंटरव्यू में जी। हर दल का पिछड़ा नेता दूसरे पिछड़े की खूब बुराई करता है, दूसरे दल के पिछड़े की। यही स्थिति दलितों की है, ठीक, यही माइनॉरिटीज की भी है। लेकिन आप बताओ मुझे, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नेता हो एक वर्ग का, सवर्णों में यानी, हाँ, जो दूसरे स्वर्ण तक बुराई करता हूं, मुझे आप बता दो जिसने कहीं किसी की बुराई की हो, किसी के खिलाफ जांच के लिए आदेश दिया हो या मुकदमा किया हो। ये बात हमारी वो करेगा, लेकिन वो क्या कहते हैं, दलित पिछड़े नेताओं की बुराई करेगा वो। हाँ, उनकी करेगा। ये पिछड़ेपन, जैसे लालू यादव हैं, हाँ, वो यादवों के नेता है, बहन जी हैं दलितों की नेता, दलितों में भी जाटुओं की नेता है, बिल्कुल है। उसको चौधरी चरण सिंह है तो जाट के नेता, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी देश के नेता है, लालकृष्ण आडवाणी देश के नेता है। उनकी हो सकता है कम्युनिटी 1% भी ना हो देश में, लेकिन स्वर्ण है तो देश का नेता है, दलित पिछड़ा अपनी जात का नेता है, वो अपनी जाति का नेता। ये एक नैरेटिव चलाया गया है पूरा, इसी का शिकार सूर्य कुमार यादव हुए। और सूर्य कुमार यादव को उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर हटाया गया। कैसे? क्योंकि उत्तर प्रदेश का यादव बीजेपी को वोट नहीं देने जा रहा है। क्यों देगा? और कोई यादव इतना पॉपुलर हो जाए कि डिपेंडेंसी उस पर आ जाए। जीत का मतलब सूर्य कुमार यादव, वो भी क्रिकेट का कप्तान, वो भी भारत का रिप्रेजेंट करने वाला, दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का देश जो है, सबसे लोकप्रिय खेल, सबसे लोकप्रिय, इसको कहते नहीं हो ओपीएम की तरह क्रिकेट यहाँ पे है, मतलब नशा है लोगों को, धर्म की तरह बोलते हैं, धर्म की तरह, वो बिल्कुल उसको लोग जीते हैं। और बीजेपी को यादवों को डिफेम करना है, और एक यादव है वो जीता जा रहा है। समाजवादी विचारधारा ये कहती है कि ना तो हम अपमान सहेंगे और ना अपमान करेंगे, दो बातें हैं। अच्छा, पहले मुझे लगता है पहली बार कोई बहुजन समाज का खिलाड़ी था जो क्रिकेट में कप्तान बना इतने लॉन्ग टाइम तक के लिए और इतनी सफलता दिलाई, तो ये भी उनको लगा कि कैसे कोई बहुजन। अनिल जी, इसमें एक लाइन पहले जोड़िए, फिर ये बात कहिए। कौन सी? इतनी बड़ी उम्र में, हाँ, इतना लेट उसको चांस दिया, मौका दिया, इतना लेट चांस मिला और उतने कम समय में उसने अपने आप को प्रूव किया। उसको मालूम था कि हमको प्रूव करना ही पड़ेगा, नहीं हमको भगा देंगे, इसलिए उसने जो पहली बॉल खेली इंग्लैंड के खिलाफ, उस पे उसने जोखिम लेते हुए छक्का मारा। उसको मालूम था अगर परफॉर्म नहीं करेंगे हमको एक मैच 2 मैच में भगा देंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप एक बात याद रखिएगा, इस देश के पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को हर बॉल पे छक्का मारना पड़ेगा, तब भी उन्हें नाकाबिलियत का ठप्पा उनके ऊपर लगाया जाएगा। यानी जनरल कास्ट वालों के मुकाबले आपको 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप सर्वाइव कर पाएंगे। सर्वाइव कर पाएंगे। आप बहुत नेम फेम और दुनिया की जो स्टारडम है उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। ये बात सूर्या के साथ नाइंसाफी करी इन लोगों ने, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। और सिर्फ सूर्या नहीं है, जो भी पीडीए समाज के लोग हैं, रिंकू सिंह को उठा के बाहर कर दिया, कुलदीप को अंदर बाहर करते रहे, मौके नहीं दिए, उस तरह मौके नहीं दिए जिस तरह मौके दिए। भारत का सबसे बड़ा स्पिनर है वो, दुनिया का, आज की डेट में दुनिया का बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो, बड़े से बड़ा कोई भी प्रतिभावान हो, उसके साथ आप अंदर बाहर करते रहो तो मनोबल तो उड़ जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। आप पत्रकार हो, आपका संपादक, तो आप खुद संपादक हो गए, लेकिन अगर आपको वो हफ्ते में 3 दिन सवाल पूछ ले क्या कर रहे हो, तुम्हारी कोई लीड नहीं, तुम्हारा कोई सिस्टम नहीं, आप अपने आप डिमोलाइज हो जाओगे, डे नाइट ड्यूटी लगाता रहे, खत्म हो जाओगे, आपकी जो पत्रकारिता वो मर जाएगी। नहीं है, बीट चेंज करता रहे आपकी, बस पता चला आप क्राइम बीट देख रहे हो, आपको नाला खलंजा दे दिया बीट, तो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। ये इस देश का एक षड्यंत्र है। समाजवादी पार्टी व्यक्तिगत रूप से, मैं ना तो हम लोग किसी जात के खिलाफ है ना किसी वर्ग के खिलाफ है, लेकिन अगर हम पे नाइंसाफी होगी तो आवाज तो उठानी पड़ेगी। अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो हम सिद्धे नेताजी को अपमानित कर रहे होंगे।
सही बात है, उनकी शिक्षाओं को हम अवहेलना कर रहे हैं। अपने समाजवाद के उन नेताओं को जिन्होंने हमें उस पाठशाला में दरी पे बैठ के पढ़ा के यहां तक इस काबिल बनाया, गैर बराबरी के खिलाफ लड़ना सिखाया, गैर बराबरी के खिलाफ लड़ना सिखाया और यहां तक पहुंचाया, तो ये उनका सम्मान नहीं होगा, उनका अपमान होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी, हमारे नेता भी ये बात कहते हैं और आप सभी लोगों से हम कहते हैं आप हिम्मत की लड़ाई लड़ो, बराबरी की लड़ाई लड़ो, न्याय की लड़ाई लड़ो। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर हमारी खिलाफत होगी तो आवाज तो उठेगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो मनोज भाई के इन तमाम विचारों के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।